दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का जिस तरह चल रहा था होमवर्क सीरीज और बिहार दरोगा बैच का ही होमवर्क सीरीज है और ये जो है आपका पाठ्यक्रम 4 नंबर का है। इससे पहले हमने 1, 2, 3 आपको करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका होली बीत गया होगा। अब जो है आपके एग्जाम में मात्र से मात्र जो है आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। और बिहार दरोगा एक्साइज वाला जो आया था इसका तो डेट भी दे दिया गया है और ये लगभग आपको मई मंथ में हो जाएगा। कब हो जाएगा? मई मंथ में हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करना है और ये जो डेली आपका हो रहा है ये बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज हम क्लास का लगभग करवा दिए हैं और आपका जो शाम को आएगा प्रैक्टिस सेट उसको जरूर कीजिएगा, वहां से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। आज का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से बोल रहा है किस विभाजोत्की के फलस्वरूप पौधे की मोटाई बढ़ता है। देखिए विभाजोत्की कर दिया तो यहाँ पर याद रखनी है पादप उत्तक की बात कर रही है। किसका? पादप उत्तक की बात कर रही है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विभाजोत्की, क्या बोलेंगे? एक होते हैं विभाजोत्की, ठीक है। और एक दूसरा होता है, याद रखिएगा, अस्थायी उत्तक। क्या बोलेंगे? अस्थायी उत्तक, ठीक है। तो विभाजकोत्की उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। विभाजोत्की उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शीर्षक विभाजोत्की उत्तक। क्या बोलेंगे? शीर्षक विभाजोत्की उत्तक, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, शीर्षक विभाजोत्की उत्तक। और दूसरा की बात करेगा तो दूसरा होता है, याद रखिएगा, पार्श्ववाचकी उत्तक। क्या बोलेंगे? पार्श्ववाचकी उत्तक, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। और तीसरा की बात कीजिएगा तो ये होता है अंतर्वेशी विभाजकी उत्तक। क्या बोलेंगे? अंतर्वेशी विभाजकी उत्तक, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिकल, इसको बोलते हैं लेटरल और इसको बोलते हैं इंटरसेलरी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर शीर्षक विभाजकी उत्तक जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कार्य क्या होता है यहाँ पर से पूछा गया है। तो इसका कार्य होता है, याद रखिएगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि। क्या बोलेंगे? पौधे की लंबाई में वृद्धि। बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि यानी कि पौधे के शीर्ष में वृद्धि, इसीलिए इसको शीर्षक विभाजकी उत्तक बोला जाता है। और इसको हम लोग इसलिए जो है प्राथमिक उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्तक भी बोलते हैं। यही बात करिएगा पार्श्व विभाजकीय उत्तक का, तो इसका काम होता है पादप की मोटाई को बढ़ाना। क्या बोलेंगे? पादप की मोटाई को बढ़ाना, ठीक है। अगर मोटाई को बढ़ाएगा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक विभाजकीय उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक विभाजकीय उत्तक बोलते हैं, ठीक है। और अंतर्वेशी विभाजकीय उत्तक का काम है, ये जो पहला जो है पौधे की लंबाई जो बढ़ता है, जैसे मान के चलिए इस तरह से पौधा लंबाई बढ़ा तो ये जो कुछ जगह निकल जाता है, बच जाता है डंठल, उसी में अंतर्वेशी विभाजकीय उत्तक का कार्य होता है। तो यहाँ पर से सभी को समझ में आ गया, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्ववाचकीय उत्तक। यहाँ पर पूछ रहा है कि मोटाई, मोटाई किस में हो जाएगा? पार्श्ववाचकीय उत्तक में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। किसकी अधिकता के कारण पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की बात कर रही है, यानी सेल वॉल की बात कर रही है। किसका कर रहा है? सेल वॉल की। यहाँ पर से देखिए ये होता है आपका कोशिका, ठीक है। और कोशिका के ऊपर जो होता है पादप कोशिका में, वो होता है आपका कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका की बात करिएगा तो इस तरह से होता है, उसके ऊपर जो है क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका में इसके ऊपर जो इस तरह से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। इसी तरह से सभी सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम, जिसको हिंदी में एनसीईआरटी में क्या बोला जाता है? याद रखिएगा एनसीईआरटी में बोला जाता है पोषवा, ठीक है। 4 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? देखिए फ्लोएम का कार्य क्या है? याद रखिएगा, बोल सकते हैं पादप को जो है खाद्य पदार्थों का संचय करना। क्या बोलेंगे? खाद्य पदार्थों का विनिमय करना किसका कार्य है? तो याद रखिएगा ये फ्लोएम का कार्य है। यहीं पर एक पूछा जाता है आपको जाइलम, जाइलम का क्या कार्य है? याद रखिएगा जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करना। क्या बोलेंगे? जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करना। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फ्लोएम जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये वहां पर पूछा गया। फ्लोएम आपको पता है कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। एक होता है, आपको याद रखनी है, सेब ट्यूब। क्या बोलेंगे? सेब, इसको हिंदी में बोला जाता है चालनी नलिका। क्या बोलेंगे? चालनी नलिका बोला जाता है, ठीक है। दूसरा की बात करेगा तो एक होता है कैंपियन। क्या बोलेंगे? कैंपियन होता है। और कैंपियन का हिंदी क्या होता है? याद रखिएगा सह कोशिका। क्या बोलेंगे? सह कोशिका होता है, ठीक है। और बात करेगा तीसरा क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है फ्लोएम। क्या बोलेंगे? फ्लोएम, ये बोल सकते हैं फ्लोएम जो है आपका हो जाएगा फाइबर। क्या हो जाएगा? फ्लोएम फाइबर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम तंतु। क्या बोलते हैं? फ्लोएम तंतु के नाम से जानते हैं। और एक आपका जो होता है फ्लोएम, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? फ्लोएम पेरेनकाइमा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम मृदु उत्तक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यही जो है 4 प्रकार के होते हैं। इस 4
प्रकार को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मरुस्थलीय पौधे के एपिडर्मिस में कौन सा जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है जो जल हानि को रोकता है। देखिए मरुस्थलीय पौधे जो है ये किस प्रकार का पौधा होता है, याद रखिएगा। बात जब करिएगा तो ये लगभग जो है आप मान के समझ सकते हैं जिम्नोस्पर्म पौधा, क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म पौधा होते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये पौधों में जो है क्या पाया जाता है जो कि जल हानि को रोकता है, तो याद रखिएगा क्यूटिन, क्या बोलेंगे, क्यूटिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि जल हानि को रोकता है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। कॉर्क में कौन सा रसायन होता है जिसके कारण कॉर्क में जल व गैस नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, सुबेरिन नमक पदार्थ पाया जाता है किसमें, कॉर्क में, क्या बोलेंगे, सुबेरिन नमक। और ये बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, सुबेरिन नमक पदार्थ पाया जाता है कॉर्क कोशिका में। और इसमें जो है याद रखिएगा, अगर बात करेगा तो ये जो है क्या होता है, गैस रोधी भी होता है, क्या बोलेंगे, गैस रोधी होता है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। किन क्षेत्रों के पौधे में वार्षिक वलय नहीं होता है। देखिए क्षेत्र में बोल रहा है तो क्षेत्र की बात करेगा तो ये हो जाएगा समुद्री तट वाला पौधा, क्या बोलेंगे, समुद्री तट वाला पौधा। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा जो समुद्र के तट के किनारे रहता है उसको जो है याद रखिएगा बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऋतु, क्या बोलेंगे, ऋतु परिवर्तन के जो अनुकूल होता है, क्या बोलेंगे, ऋतु परिवर्तन के जो प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब जहां पर मतलब बोल सकते हैं ऋतु परिवर्तन नहीं होता है वहां के पदार्थ पौधे में जो है वार्षिक वलय नहीं बनता है। वार्षिक वलय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं याद रखिएगा शरद काष्ठ, क्या बोलेंगे, शरद काष्ठ, और एक आपका होता है बसंत काष्ठ, क्या बोलेंगे, बसंत काष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के अंगों के बाहरी भाग और आंतरिक भाग का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। यहाँ पर बोल रहा है जंतुओं के अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण किस ऊतक के कारण हो रहा है, तो याद रखिएगा उपकला ऊतक के कारण, किसके द्वारा, उपकला ऊतक के द्वारा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरुमिनस ग्रंथि स्तनधारियों के शरीर में कहाँ पाया जाता है। देखिए ये सेरुमिनस ग्रंथि जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये जो है घनाकार एपिथेलियम उत्तक है, क्या बोलेंगे, घनाकार एपिथेलियम उत्तक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, आपके कान में पाया जाता है। वहीं पर एक आपको पूछा जाएगा लेक्राइमर, क्या बोलेंगे, लेक्राइमल भी पूछा जाता है, ये कहाँ पर होता है, तो आंख के आंसू में होता है, कहाँ पर, आंख के आंसू में होता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। किस जंतु कोशिका में हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटिनिन का स्राव होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया, यानी किस जंतु कोशिका में हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन का स्राव होता है, तो ये याद रखिएगा मास्ट कोशिका में। कहाँ से निकलती है ये सब, मास्ट कोशिका से निकलता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन कौन है, हिस्टामिन और सीरोटिनिन, ये एक दोनों प्रकार का बोल सकते हैं प्रोटीन है, क्या बोलेंगे, प्रोटीन है। और ये एक प्रकार का हिपेरिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा उत्तक हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये अगर बात करेगा तो एरिओलर उत्तक हो जाएगा, क्या बोलेंगे, एरिओलर उत्तक हो जाएगा। इसको हिंदी में भी एरिओलर उत्तक ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरे मांसपेशी को जोड़ता है, ये हो जाएगा टेंडन, क्या बोलेंगे, टेंडन, या इसी को हिंदी में कभी कभी कंडारा भी लिख देता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बात करेगा ये मजबूत भी होता है, क्या बोलेंगे, ये बहुत ही मजबूत होता है और बहुत लचीला भी होता है, क्या बोलेंगे, बहुत लचीला भी होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत मजबूत, बहुत लचीला होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये अगर बात करिएगा ये जो है याद करिएगा तो इसमें जो है एक कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पेशी उत्तक में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा सर्कोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, सर्कोप्लाज्म हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी पदार्थ के कारण जो है याद रखिएगा क्या होता है, गति होता है, गति में प्रचलन करता है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक दो प्रकार का होता है, एक होता है याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक इसको हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक पेशिक, क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशिक। और एक जो होता है आपका याद रखिएगा अनैच्छिक पेशिक, क्या बोलेंगे, अनैच्छिक पेशिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेखित पेशी भी बोलते हैं और अरेखित पेशी भी बोलते हैं। ऐच्छिक पेशी क्या हुआ, जो आपका शरीर के अनुकूल कार्य किया उसको हम लोग ऐच्छिक पेशी बोलेंगे, जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया। ठीक है, ये सब जो है क्या है, ऐच्छिक पेशिक। अनैच्छिक पेशिक क्या हुआ, जो आपके शरीर का जो है आपके कंट्रोल के बाहर है, जैसे आपका हो गया आंत, आंत आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है, किडनी, ये सब जो है आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो ये सब हो गया अनैच्छिक पेशी। इसको एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्तनधारी वर्ग के जीवों में अस्थि में अनेक अनेक नली समान रचना होती है, उसे क्या कहा जाता है, ये चीज यहाँ पर पूछा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैवर्सियन नलिका, क्या बोलेंगे, हैवर्सियन नलिका बोलते
आते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हेबर्सियन नलिका या लूप भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो पोन्नाजी नामक स्थान पर अरब सागर में गिरती है? ये अरब सागर में और पोन्नाजी के सागर, तो ये हो जाएगा भरतपुजा नदी। कौन बोलेंगे? भरतपुजा नदी हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेगा केरल की सबसे बड़ी नदी, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वहीं केरल की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो ये हो जाएगा पेरियार नदी। कौन बोलेंगे? पेरियार नदी। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है अरब सागर। अरब सागर में कई सारी नदियां गिरती है, तो ये आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले लिखिए आपको नर्मदा, क्या हो जाएगा? नर्मदा। उसके बाद हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका पेरियार, क्या बोलेंगे? पेरियार हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, साबरमती, क्या बोलेंगे? साबरमती हो जाएगा। उसके बाद आपका मांडवी नदी हो जाएगा। ये सब कहाँ पर गिरते हैं? तो याद रखिएगा, ये सब नदी जो गिरते हैं आपका अरब सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां किस राज्य में अवस्थित है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहीं बात करेंगे अभी जो है, याद रखिएगा 58वां टाइगर रिजर्व का दर्जा किसको मिला है? तो याद रखिएगा माधव को। किसको? माधव को। और ये भी कहाँ है? ये भी जो है मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए टाइगर प्रोजेक्ट जो आया गया था वो कब आया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो 1973 में लाया गया था। उस समय कौन लाए थे? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार लाया था। कब बोलेंगे? इंदिरा गांधी की सरकार। और सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो याद रखनी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। क्या बोलेंगे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये हो जाएगा 43 का ए। कहाँ पर हो जाएगा? 43 का ए। अब देखिए ये जो है कहाँ से लिया गया था, तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके प्रावधान के द्वारा 3 अनुच्छेद को जोड़े गए थे, एक 43 का एक 39 का एक, और बोल सकते हैं एक जो है 48 का एक। और ये सभी अनुच्छेद जो किस में आते हैं? डीपीएसपी यानी राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें आर्टिकल कहाँ से आते हैं? 36 से लेके 51 तक आते हैं। ठीक है, जैसे 36 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा डीपीएसपी राज्य की परिभाषा। 37 में क्या है? ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी के बातें में। 39 में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है? कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में क्या है? प्रस्तुति सहायता या न्याय संगत विधियां। 43 में क्या है? याद रखिएगा निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में क्या बोला गया है? याद रखिएगा उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, जो आपका प्रश्न पूछा गया है। 44 में क्या है? याद रखिएगा समान सिविल संहिता। 45 में क्या है? 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में क्या बोला गया? एससी एसटी का उपबंध है। 47 में क्या है? पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में क्या है? याद रखिएगा पर्यावरण एवं वन्यजीवों का संरक्षण। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में क्या है? याद रखिएगा बोल सकते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथ्वीकरण। 51 में क्या है? याद रखिएगा विदेशी शांति या अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इतना आर्टिकल को एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए पीके थुंगुन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन समिति से संबंधित हो जाएगा। और स्थानीय स्वशासन संबंधी को किसके द्वारा लाया गया था? रिपन के द्वारा लाया गया था। और ये कब लाया गया था? 1882 में लाया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी स्थानीय स्वशासन के आधार पर याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति ने, क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायती राज व्यवस्था का दर्शन दिया और किसके? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्धारित किया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था? तो 1959 में दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। तीसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन बने थे? तो वो हो जाएगा, देखिए बात करेंगे सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? 1940 में। और किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। क्या बोलेंगे? विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे तो वो हो जाएगा विनोबा भावे। क्या बोलेंगे? विनोबा भावे ही हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं दूसरे की बात करेगा तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे की बात करेगा तो ये हो जाएगा ब्रह्मदत्त। कौन हो जाएंगे? ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तीसरा पूछ रहा था तो ये ब्रह्मदत्त, ये ऑलरेडी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विनोबा भावे का जब बात आया तो इसमें एक और याद रखिएगा कि 1951 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? भूदान आंदोलन। क्या बात करेंगे? भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में जो है सबसे पहले जो है रेमसे पुरस्कार, रेगमेस पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो भी विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है,
आगे की सवाल देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में विद्वानों के अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में विद्वानों ने अनुमान लगाया कि, यहाँ पर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 700 कुआं हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 700। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बात करेगा, सबसे खोजा गया पहला शहर कौन हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। क्या बोलेंगे? दयाराम साहनी के द्वारा। वहीं बात करेंगे दूसरा शहर कौन खोजा गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा कब खोजा गया? 1922 में खोला गया। और 1922 में किसके द्वारा खोला गया? तो याद रखिएगा राखलदास बनर्जी। क्या बोलेंगे? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा की बात करेगा तो ये किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो ये किस नदी के तट पर हो जाएगा? सिंधु नदी के तट पर। अब यहाँ से याद रखिएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। और किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। लोथल की बात करेगा तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा से क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। लोथल से क्या मिले हैं? धान की भूसी मिली है। अब यहाँ पर बात करता है रोपर। रोपर आपको कहाँ पर है? तो याद रखिएगा रोपर कहाँ पर है? याद रखिएगा ये पंजाब में हो जाएगा। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर आपको पूछा जाता है बनवाली। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में है। और यहाँ पर से क्या मिले हैं? तो याद रखिएगा हल के साक्ष्य मिले हैं। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। कोरोमोस अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो ये चीज पूछा गया है कि कोरोमोस, इसको याद रखिएगा मोरोनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोरोनी इसका राजधानी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इराम बतारम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कंबन। कौन हो जाएंगे? कंबन हो जाएंगे। यही बात करिएगा। देखिए यहाँ पर से सबसे ज्यादा जब पूछा जाता है प्रश्न कालिदास के बारे में। कालिदास का कौन कौन पुस्तक है? जैसे याद रखिएगा एक हो जाएगा कुमार संभव। क्या बोलेंगे? कुमार संभव को याद रखिएगा। एक आपका हो जाएगा रघुवंशम। क्या बोलेंगे? रघुवंशम हो जाएगा। एक बात करिएगा तो ये हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम। क्या बोलेंगे? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मालविका अग्निमित्रम हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे इनका और कई रचना है, इसको याद रखिएगा। एक हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। क्या बोलेंगे? अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये सब रचना जो है याद रखिएगा कालिदास का रचना है, इसको एकदम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार के किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं? तो याद रखिएगा चिरांद में। कहां पर? चिरांद में पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखनी है। आगे की सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में कब आयोजित किया गया था? तो सार्क का गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। इसका गठन कहाँ पर किया गया था? ढाका में। लेकिन यही हेड क्वार्टर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? नेपाल का काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य हैं? इसको एकदम आपको लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए भारत। ठीक है। उसके बाद याद रखिए पाकिस्तान। उसके बाद याद रखिए अफगानिस्तान। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो ये हो जाएगा नेपाल। ठीक है। नेपाल के बाद आपका हो जाएगा भूटान। भूटान के बाद याद रखिए श्रीलंका। क्या बात करेंगे? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद याद रखिए मालदीव। क्या याद रखेंगे? मालदीव को याद रखेंगे। यहाँ पर से देखिए इतने सदस्य जो है कितने जुड़े हैं? काठमांडू। याद रखिएगा ये कहाँ पर है? सार्क में संबंधित राज्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी कमी के कारण मृदा अम्लीय हो जाता है? किसकी कमी के कारण बोल रहा है कि मृदा जो है अम्लीय हो जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो याद रखिएगा चूना की कमी। चूना की जब कमी हो जाएगी मृदा में तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अब देखिए मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है? सबसे पहले आपको याद रखनी है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको खादर और दूसरा होता है बांगर। ठीक है। नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो इतना आपको याद रखनी चाहिए। एक होता है आपका याद रखिएगा लेटेराइट मृदा। क्या बोलेंगे? लेटेराइट मृदा। और इस मृदा में सबसे अधिक क्या होता है? चाय की खेती होता है और रबर की खेती होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं आपका लाल मृदा। लाल मृदा किसके कारण लाल होता है? याद रखिएगा लाल मृदा की बात करेगा तो किसके कारण लाल होता है? तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके द्वारा? आयरन ऑक्साइड के द्वारा जो है ये लाल होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कपासी मृदा, या इसी को बोलते हैं काली मृदा। काली मृदा का और अन्य नाम क्या है? रैगुर मृदा है। और ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। यहाँ पर कपास की खेती अधिक होती है, इसीलिए इसको कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की बात कर रही है, ये हो गया था 1954 में। कब बोलेगा? 1954 में। वहीं सबसे पूछेगा कि परमाणु बिजली घर कब स्टार्ट किया गया था? परमाणु बिजली घर की बात करेगा तो ये हुआ था कहाँ पर? तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बिजली संयंत्र है। तो ये चीज को भी ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट ब्रिटिश काल में कब पेश किया गया था? भारत का पहला बजट जो है कब पास किया गया था? 1860 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, जेम्स विल्सम के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सम के द्वारा किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर आपको गणतंत्र का पूछते, किसके गणतंत्र में किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है, गणतंत्र में बात करेगा तो ये हो जाएगा जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछ दे तो वो सबसे प्रथम कौन हो जाएगा? आर सनमुखम शेट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर सनमुखम शेट्टी हो जाएगा। तो ये तीनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया था? तो याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। क्या हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मोरारजी देसाई ने लगभग कितने बार पेश किए थे? 10 बार, और चौपट नौश कर दिए थे, 10 बार हो जाएगा। पूछेगा सबसे पहला जो है गैर कांग्रेसी नेता कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला का नाम अगर पूछेगा तो ये 1969 में किया गया था। और किसके द्वारा? तो याद रखनी है, इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में कब रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? एक साथ कर दिया, ये चीज पूछा गया। सबसे पहले समझिए कि अलग कब किया गया था। अलग किया गया था 1924 में। कब किया गया था? 1924 में। और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, एकवर्थ कमीशन के आयोग पर। क्या बोलेंगे? एकवर्थ कमीशन के रिपोर्ट पर। फिर जो है इसको एक साथ कब किया गया था? तो याद रखनी है, 2017-18 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? समिति कौन था? विवेक देवराय समिति। क्या बोलेंगे? विवेक देवराय समिति। तो यहाँ पर से दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, साथ पूछ रहा है तो 2017-18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अभी तुरंत हमने बताया, आर सनमुखम शेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? आर सनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। तो ये चीज को भी ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय और प्रांतीय राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? बात करेंगे, केंद्र में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन उसके जगह पे क्या किया गया था? याद रखनी है, वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पर लिख देते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की बात जो है केंद्र में किया गया था 112 आर्टिकल में, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। और राज्य की बात करेगा तो राज्य में कब किया गया था? 202 आर्टिकल में। कब कहाँ पर किया गया था? 202 आर्टिकल में। तो यहाँ पर आज हमने आपको 30 प्रश्न करवा दिया। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी करना है। और 2 दिन बाद जो है आपका जो होमवर्क सीरीज चलता था वो भी स्टार्ट हो जाएगा मे भी। और यहाँ पर जो है आपको शाम में जो है डेली बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आएगा। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों के छात्र उस वीडियो को देखिएगा। वहाँ से आपको बहुत जीके कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फुल डिस्कशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।